वर्ष है नाजरीन, एक जैती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेलाग आपकी आवाज़, एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 जो 2019 वुहान शहर से निकला था, सारी दुनिया को हैरान व परेशान करके रख दिया। सारी दुनिया लॉकडाउन चल रही थी नाज़रीन। वहीं पर कई मुल्क ममालिक, बिलखुसूस गरीब ममालिक में बदहाली व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है नाज़रीन। वहीं पर कोरोना वैक्सीन बनाने की दौड़ में सारी दुनिया के मुहक्किकीन लगे हुए हैं। वहीं पर मुहक्किकीन का कहना है कि सिर्फ भारत ही वैक्सीन की डिमांड पूरी कर सकता है नाज़रीन। भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां पैदावारी सलाहियतों का फ़ायदा उठाते हुए कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए तैयार है, जो दीगर ममालिक के मुकाबले में कम कीमत में फराहम की जाएगी। भारत को ये एजाज़ हासिल है कि 8 अक़साम की वैक्सीन बनाने का इरादा रखता है, जिसमें बरतानवी कंपनी एस्ट्राज़ेनेका की कोविशील्ड नामी वैक्सीन भी शामिल है। इस वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे नाज़रीन। दुनिया भर में फ़रोख्त होने वाली वैक्सीन की 60% से भी ज़्यादा मकदार भारत में तैयार होती है। फिलहाल भारत की $40 बिलियन की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फाइजर और मॉडर्ना की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की पैदावार में शामिल नहीं है। ताहम आने वाले दिनों में दुनिया को कोरोना कोविड-19 वायरस से महफूज करने में भारत अहम किरदार अदा करेगा। भारत में तैनात ऑस्ट्रेलियाई सफ़ीर बेरी ओ'फियरल का कहना है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में कई अक़साम की वैक्सीन पैदा की जा रही हैं, लेकिन भारत वाहिद मुल्क है जिसकी पैदावारी सलाहियत इस कदर है कि हर मुल्क के शहरी की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। वैक्सीन तैयार करने वाले दुनिया के सबसे बड़े इदारे भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन कोविड-19 कोविशील्ड के 50 मिलियन से ज़्यादा खुराकें ज़ख़ीरा कर रखी हैं। भारत में इदारे को वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए बरतानवी और भारत हुक्काम की जानिब से मंजूरी का इंतज़ार है। भारत इदारे ICI आइंदा साल जुलाई तक वैक्सीन की कुल 400 मिलियन खुराकें तैयार करने का इरादा रखता है। ICI के सरबराह इधर पूनावाला का कहना है कि वैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहले भारत की ज़रूरत पूरी की जाएगी, जबकि पैदावार का निस्फ हिस्सा दीगर ममालिक को फ़रोख्त किया जाएगा। नाज़रीन, भारत बायोटेक कंपनी को भी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन की मंजूरी का इंतज़ार है। भारत बायोटेक की वैक्सीन की फ़रोख्त के लिए 10 ममालिक के साथ बातचीत जारी है, जिनमें जनूबी एशियाई ममालिक समेत यूरोप और अमेरिका भी शामिल है। रूस ने भी अपनी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पैदावार के लिए भारत के साथ माहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत सालाना 100 मिलियन से ज़ायद खुराकें तैयार की जाएंगी। प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक थैलियाँ आलूदगी फैलाने में सरफहरिस्त नाज़रीन। गुज़िश्ता 3 सालों से मुसलसल प्लास्टिक आलूदगी फैलाने वाली कंपनियों में कोका कोला, पेप्सी और नेस्ले रवा साल भी इस फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर शामिल हैं। द गार्डियन में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मुतवातिर 3 सालों में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक आलूदगी का सबब बनने के बावजूद इन कंपनियों की जानिब से प्लास्टिक फजले को कम करने के हवाले से सिफर पेशरफ्त का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ब्रेक फ्री फ्राम प्लास्टिक के सालाना ऑडिट में कोका कोला को सबसे ज़्यादा प्लास्टिक आलूदगी फैलाने वाली कंपनी करार दिया गया है, जिसकी वजह से साहिल, पार्कों और नदी नालों के पास कोका कोला मशरूबात की बोतलों का कसरत में पाया जाना है।
नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस होने वाले सर्वे के मुताबिक कोका कोला की बोतलें 51 ममालिक में 37 ममालिक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पेप्सी और कोका कोला और नेस्ले को मुश्तरका तौर पर देखा जाए तो सूरत हाल मज़ीद बदतर होती दिखाई देती है। साल भर में कोका कोला ब्रांडिंग 13,834 प्लास्टिक के टुकड़ों पर पाई गई, जबकि पेप्सी 5,155 और नेस्ले ने 8,633 प्लास्टिक के टुकड़ों पर ब्रांडिंग की गई। दुनिया भर से 15,000 रज़ाकारों की मदद से होने वाले सालाना ऑडिट में यह बात सामने आई है कि बेशतर ममालिक में प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आलमी ब्रांड की जानिब से किया जा रहा है। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक मुहिम के राब्ते कार ईमा प्रेस लैंड का कहना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक आलूदगी फैलाने वाली कंपनियों का दावा है कि वो इसको हल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा आलूदगी फैलाने की वजह से वजह बन रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करते हुए इन्होंने कहा कि दुनिया भर में बढ़ती हुई प्लास्टिक आलूदगी का खात्मा उसी वक्त ही मुमकिन है जब हम प्लास्टिक पैदावार को रोकेंगे और एक मरतबा या 2 बार इस्तेमाल ना करने के निज़ाम को नाफिज करेंगे। 2017 रिसर्च के मुताबिक अब तक पैदा होने वाले प्लास्टिक फजले का 91% हिस्सा भी रिसाइकलिंग नहीं हुआ और ना ही उसे कुदरती तरीके से ज़मीन में तल्फ करने की कोशिश की गई। इस साल के ब्रांड प्लास्टिक फजले की आलमी ऑडिट में इंकशाफ हुआ है कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक साशे जो उमूमन कम मकदार की चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे केचप, काफ़ी, शैम्पू हैं, ये आम तौर पर पाया जाने वाला प्लास्टिक है। इसके बाद सिगरेट के डब्बे और बोतलें आ जाती हैं। ईमा प्रेस लैंड ने कहा कि कोका कोला, पेप्सी को और नेस्ले को चाहिए कि इन मसनूआत की तरसील के तरीक़ेकार और बहाली के लिए मुस्तकिल हल तलाश करने में आगे बढ़कर हिस्सा ले। तीनों कंपनियों की जानिब से प्लास्टिक आलूदगी फैलाने के इल्ज़ाम पर दिए गए मौक़िफ़ में कहा गया है कि मुख्तलिफ कंपनियों और मुतअद्दिद शराकती मंसूबों के ज़रिए इस मसले के खात्मे और हल के लिए मुसलसल काम किया जा रहा है। भारत में किसानों का एहतजाज जारी है। अगर हुकूमत ज़िद्दी है तो किसान भी ज़िद्दी है। नाज़रीन, भारत वज़ीर दाखिला अमित शाह के नए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले किसानों के साथ मंगल की रात होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हुए हैं, जिसके बाद हुकूमत के साथ बुध को होने वाली मुलाकात सर्द मुहरी का शिकार हो गई है। अमित शाह ने मंगल को किसानों के मुख्तलिफ ग्रुप्स के 14 कायदीन से मुलाकात की, ताहम ये इजलास किसी पेश रफ्त के बगैर ही ख़त्म हो गई। नाज़रीन, किसानों की तंजीमों ने कहा है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से तहरीरी तजावीज़ मौसूल हुई है। भारतीय किसान यूनियन के रियासती सदर मंजीत सिंह ने बताया कि हुकूमत ने जो तजावीज़ अरसाल की है वो 20 सफ़ात पर मुश्तमिल है। किसान रहनुमाओं की मीटिंग में उसे पढ़ा जाएगा और फिर उस पर गौर किया जाएगा। नाज़रीन, इससे खबर किसानों ने दो टोक अंदाज अपनाते हुए कहा था कि हुकूमत को तीनों काले क़वानीन वापस लेने होंगे, इससे कम पर वो कुछ भी तस्लीम नहीं करेंगे। दिल्ली में दाखिल होने वाली सरहद सिंघू पर धरना देने वाली कमेटी ने कहा है कि अगर हुकूमत तरामीम की बात करती है तो भी ये मंजूर नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत के बकौल हुकूमत की तजावीज़ के बाद ही कोई बात वाज़ेह होगी। ANI के मुताबिक इन्होंने कहा है कि अब हुकूमत के साथ छठे दौर की बातचीत नहीं होगी। हुकूमत चाहती है कि किसान सरकार की पेशकश पर गौर करें। मीटिंग में हम मुस्तक़बल की हुकूमत अमली पर गौर करेंगे। इनका मजीद कहना था कि ये किसानों के वक़ार की बात है, पीछे नहीं हटेंगे। क्या हुकूमत ज़रई क़ानून वापस नहीं लेगी? क्या यहाँ आमरीत चलेगी? अगर हुकूमत ज़िद्दी है तो किसान भी ज़िद्दी है। दूसरी जानिब हुकूमत ने इंदिया दिया है कि वो इस मामले में
پیچھے نہیں ہٹے گی۔ جاڑے کے موسم میں مختلف ریاستوں کے ہزاروں کسانوں سڑکوں پر موجود ہے اور آج ان کے احتجاجی مظاہرے کا 14واں دن ہے۔ اس سے قبل کسان رہنماؤں کے مطابق وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا تھا کہ بدھ کو ہونے والے مذاکرات میں بھارتی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر کو متنازع زرعی قوانین میں ترمیم کے حوالے سے تجویز پیش کریں گے۔ کسانوں کی حمایتی یونین رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اجلاس میں شرکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے وہ حکومت کی جانب سے پیش کی جانے والی تحریری تجاویز کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد مستقبل کے لائحہ عمل کا فیصلہ کریں گے۔ کرانتی کاری کسان یونین کے درشن پال کا کہنا تھا کہ ہم نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اب ہم آپس میں بات کریں گے کہ کیا بدھ کے روز مذاکرات میں شامل ہونا ہے یا نہیں۔ آخر اس اجلاس میں شرکت ہونے کا مقصد کیا ہے؟ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کا گھیراؤ کرنے والے احتجاجی کسانوں کی کار پر بھارت میں منگل کو ایک روزہ ہڑتال کی گئی تھی۔ 27 نومبر سے نافذ العمل نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کی وجہ سے ہزاروں کسانوں نے دارالحکومت میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ کسانوں کا احتجاج 2019 عیسوی میں دوسری مرتبہ انتخابات جیتنے والی قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ کسانوں نے کئی گھنٹوں تک ملک بھر کی تمام بڑی سڑکوں اور ریلوے لائنوں کو بند کر رکھا تھا۔ ریلوے کارکنان، ٹرک ڈرائیورز اور اساتذہ یونین سمیت کئی سیاسی اور سماجی تنظیموں اور کسانوں کے احتجاج کی حمایت کر رہی تھیں۔ مودی حکومت جمہوریت کا قتل کرتے ہوئے انسان کے خلاف جرائم کر رہی ہے۔ ناظرین، سابقہ کانگریس صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت والی حکومت کسی کی نہیں سن رہی ہے اور وہ منمانی کر کے انسانیت کے خلاف جرم کر رہے ہیں اور جمہوریت کا سر کچل رہے ہیں۔ مسٹر گاندھی نے جمعرات کو ٹویٹ کیا کہ مودی حکومت غریبوں کے بنیادی حقوق چھین رہی ہے، یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ ملک کے بہترین مستقبل کے لیے ہمیں ہر طبقے کے حقوق کا احترام کرنا ہوگا، یہی جمہوریت کے تقاضے ہیں۔ کانگریس مواصلات کے محکمے کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے بھی حکومت پر کسانوں کی بات نہ سننے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ تحریک چلانے والے کسانوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں یہ بھی درج ہوگا کہ جب اناج پیدا کرنے والے کسان 16 دنوں سے سڑکوں پر حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے، تب آپ سینٹرل وسٹاکی کے نام پر اپنے لیے ایک محل کھڑا کر رہے تھے۔ جمہوریت میں اقتدار جنون پورا کرنا نہیں ہے، عوامی خدمت اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ مرکزی حکومت کسان تنظیموں کے ساتھ کسی بھی وقت مذاکرے کے لیے تیار ہے۔ حکومت نے آج پھر دہرایا کہ وہ کسان تنظیموں کے ساتھ زرعی اصلاحاتی قوانین کی خامیوں پر مذاکرہ کرنے کے لیے کسی بھی وقت کے لیے کھلے ذہن سے تیار ہے۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر اور ایشیائی خوردنی اور فراہمی کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ زرعی اصلاحاتی قوانین میں خامیوں پر بات چیت کرنے کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں۔ حکومت نے کسان تنظیموں کو قانون میں ترمیمات کی تجویز پیش کی ہے۔ کسان تنظیموں نے حکومت کی تجویز کو پڑھنے کے بعد خارج کر دیا ہے اور انہوں نے زرعی اصلاح سے متعلق تینوں قوانین کو رد کرنے اور فصل کی کم از کم امدادی قیمت MSP کو قانونی درجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسان تنظیموں نے اپنی تحریک کو رفتار دینے کا اعلان کیا ہے۔ کسان تنظیموں اور حکومت کے مابین 5 دور کی بات چیت ہو چکی ہے اور اب تک کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا ہے۔ دونوں وزراء نے کسان تنظیموں سے تحریک ختم کر کے حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے تجویز دہرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسان تنظیموں اور حکومت کے مابین بات چیت جاری تھی۔ تحریک کو تیز کرنے کا اعلان کیا گیا جو مناسب نہیں ہے۔ بات چیت منقطع ہونے کے بعد تحریک کا اعلان کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو یقین ہے کہ بات چیت سے ہی راستہ نکلے گا۔
नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नए पार्लियामेंट हाउस का संग बुनियाद रखा। मिस्टर मोदी ने इस तारीखी मौके पर मुनक़दा एक तकरीब में भूमि पूजन के बाद 1:11 पर नए पार्लियामेंट हाउस का नए संग बुनियाद रखा। नाज़रीन, राजनाथ सिंह की चीन को एहतियात बरतने की नसीहत की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज आसियान ममालिक के वज़राए दिफा की वर्चुअल मीटिंग में चीन का नाम लिए बगैर कहा कि तमाम रुकन ममालिक को एहतियात बरतना चाहिए और कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जाना चाहिए जिससे सूरत-ए-हाल मुश्किल हो जाए। चीन के साथ मशरक़ी लद्दाख में गुज़िश्ता माह से भी ज़्यादा वक्त से जारी फौजी ताक़तुल के दरमियान मिस्टर सिंह ने जुमेरात को वर्चुअल मीटिंग के दौरान चीन के वज़ीर दफ़ा की मौजूदगी में ये बात कही है। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन में एक बार फिर कमी आई है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामले में एक दिन के बाद बढ़ने के इसमें एक बार फिर कमी वाक़ हुई है और सेहतमंद अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से फ़ाल मामले 4.25 लाख से नीचे आ गए हैं। मंगल के रोज़ कोरोना केसेस की तादाद 26,567 थी और बुध के रोज़ 32,080 हो गई, लेकिन जुमेरात के रोज़ ये मामूली तौर पर कम हुई है और 32,000 से कम हो गई। नाज़रीन, 2020 ईस्वी में कोरोना वबा कोविड-19 वबा के कहर के सबब हज सिर्फ मुकामी अफराद को ही करने के मौक़े हासिल हुए थे, लेकिन जारिया साल 2021 में कोरोना वबा की कमी के बायस सारी दुनिया से हुज्जाज इकराम मुक़ामात मुक़द्दसा को फ़राइज़ हज की अदायगी के लिए रवाना होंगे। नाज़रीन, आज यहाँ मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर और हज के वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने ऐलान किया कि हज 2021 के लिए सिर्फ 43,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इसके पेश नज़र आखिरी तारीख में 10 जनवरी तक तौसी कर दी गई है, जबकि इस बार मुल्क में 21 के बजाय 10 रवानगी मराकीज़ होंगे और महरम बगैर का सफ़र करने वाली ख़वातीन की 500 दरख्वास्तें मिली हैं और उन्हें बिलाखरा अंदाजी से मंजूर कर लिया जाएगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि हज 2021 के अखराजात के तखमीनी की बुनियाद पर फ़ीस मुकर्रर की गई और सऊदी अरब से मौसूला इत्तलाह की बुनियाद पर इसमें कमी की गई है। मुंबई और अहमदाबाद से सफ़र करने वाले आज़मीनी हज तकरीबन 3,30,000 रुपये अदा करने होंगे। बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद मराकज़ से तकरीबन 3.5 लाख रुपये और कोचीन और श्रीनगर से 3,60,000 रुपये, जबकि कोलकाता से 3,70,000 और गुवाहाटी से सबसे ज़्यादा 4 लाख रुपये अदा करने होंगे। मुख्तार अब्बास नक़वी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वन नेशन वन फेयर, एक मुल्क एक किराया, फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी तजवीज़ है जिस पर सभी एयरलाइंस को अमल करना चाहिए। मौजूदा किराया तखमीना की बुनियाद पर है और सिर्फ अज़ीज़िया कैटेगरी के लिए है, इसमें कमी पेश होने का इम्कान भी है। इन्होंने कहा कि वबाई मर्ज़ के पेश नज़र आलमी प्रोटोकॉल के रहनुमाना खतूत पर मुस्तैदी से अमल किया जाएगा। अभी सऊदी अरब हुकूमत ने उम्र के बारे में कोई हिदायत नहीं जारी की है, लेकिन उम्रा के लिए सऊदी हुकूमत ने 18 से 50 की उम्र वाले आज़मीन उम्रा को मंजूरी दी थी और अब इसमें 65 साल तक की तोसी की जा सकती है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा के काफ़िले पर पथराव किया गया। BJP के कौमी सदर JP नड्डा और मगरबी बंगाल के चीफ कैलाश के काफ़िले पर नामालूम अफराद ने पथराव किया, जिसमें कार के शीशे टूट गए। ये दोनों मगरबी बंगाल में BJP कारकुनों के साथ एक मीटिंग में शिरकत करने जा रहे थे। ताहम इजलास में आने वाले नड्डा और कैलाश के काफ़िले पर पथराव किया गया। ये दोनों पिछली सीट पर बैठे थे, जिसकी वजह से कायदीन को कोई ज़ख्म नहीं आए।
ریاست تلنگانہ میں جمعہ 11 دسمبر سے نان ایگریکلچر لینڈ اور جائیدادوں کے رجسٹریشن کا آغاز۔ ناظرین، تلنگانہ میں کل سے نان ایگریکلچر لینڈ اور جائیدادوں کے رجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے ہائی کورٹ کے ہدایت پر چیف سیکریٹری سومیش کمار کو رجسٹریشن کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ خبر رسائی، ریاست میں زرعی اراضیات کے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، لیکن نان ایگریکلچر لینڈ کے رجسٹریشن کو شروع نہیں کیا گیا تھا۔